अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अपना फैसला दे चुकी है और आपके इल्म में है कि ये फैसले के तहत इसको बरकरार रखा गया है। अब उसके अंदर मैं अपने थोड़ा सा नुक्ता नज़र देना चाहूँगा। जाहिर है कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सीखते हैं और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने से हमने ये देखना शुरू किया था कि किस तरीके से खुद नोटिस लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर अवामी मफाद के मामलात जो होते हैं आर्टिकल 184(3) के तहत उनको देखा जाता है। लेकिन अब हुआ ये है कि इस फैसले के बाद 10/5 से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि 10 लोग ये चाहते थे कि पार्लियामेंट जो है उसने ये जो एक्ट बनाया है उसको एक्सेप्ट किया जाए। 5 लोग जो हैं उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी और आपको पता है कि ये वो हम ख्याल जज साहिबान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि साबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ये उनकी टीम का हिस्सा थे। बहरहाल अब हुआ ये है चक्कर के बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये पहले 10/5 से मुखालफत शुरू हुई और 8/7 पर ख़त्म हुआ और माजी से जो केसेस का इतलाक़ था इसके ऊपर इसका इतलाक़ होना था उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो इसकी हिमायत की थी, लेकिन उनके साथ 7 जज ऐसे थे जो इसमें शामिल थे जिन्होंने हिमायत की और 8 ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि जब से इस मामले को चैलेंज किया गया है तब से लेके या जब से ये एक्ट बना है तब से लेके इस मामले को देखा जाए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उससे पहले ना हो। तो ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब हैं, नाअहली का मामला है और उनको रिलीफ मिलना था, तो ये एक सेटबैक है उनके लिए कि उनको अब रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि इतलाक तब से नहीं हुआ। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि रख्त सफ़र बांध चुके हैं, अब वो वापस आएंगे? वो बेसिकली लंदन से तो रवाना हो गए हैं सऊदी अरब से जाएंगे फिर दुबई, दुबई से फिर आएंगे पाकिस्तान। 21 अक्टूबर की डेट है, लेकिन जो रिलीफ के इम्कानात हैं मुझे ये लग रहा है कि वो बज़ाहिर हर गुजरते लम्हे के साथ मादूम ना सही लेकिन कम ज़रूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि इस वक्त बात हो रही है इस कानून से मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और एक जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, यानी कि इख्तियारात किस तरीके से किस एतबार से तकसीम होनी चाहिए, उस पर अब बात मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली पहले होता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार, एक तो ये है कि आज खुद नोटिस कभी भी ले सकते थे, अपनी मर्जी से ले सकते थे और जाहिर है कि वो एम्पावर्ड थे, सीनियर मोस्ट जज होते थे और उस पर हुकूमत की कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं होता था। अगर हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस होता तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना होते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी था कि वो एक तो खुद नोटिस भी ले सकते थे किसी भी मामले में और दूसरा ये था कि वो बेंचेस की तश्कील के मामले में भी खुद मुख्तार थे और उनको मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता था, जस्टिस मुनीम ने जैसे फरमाया। लेकिन अब ये हुआ है कि अब इस ज़ाहिर है कि ये जो तरमीम लाई गई है एक एक्ट के ज़रिए, उसके तहत हुआ ये है कि 3 जज साहिबान यानी कि एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं वो अब इस मामले पर अपनी राय देंगे बेंचेस कैसे बनने हैं। अब कुछ लोग इसको खुशाइन करार दे रहे हैं कि जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है और एक शख्स से इख्तियारात लेके 3 लोगों में तकसीम कर दिए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो 3 लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है और फिर इसमें ज़ाहिर है कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर किस तरह से ज़रब आती है वो भी मैं ज़रा बयान कर देता हूँ। देखिए, आईन पाकिस्तान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई भी तरमीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है आइन में जब भी कोई आपको तरमीम करनी हो। अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट, आपने नाम से इस केस का सुना होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी कि किस तरीके से इस मामले पे काम होना चाहिए, क्या खुद नोटिस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रोस्टर किसको बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, ये सारे कवानीन जो हैं वो बनाने होते हैं। अब ये इख्तियार जो है जब से सुप्रीम कोर्ट का इदारा अमल में आया है, बनाया गया है और उसके बाद ये इख्तियार बेसिकली आर्टिकल 191 ये स्टेट करता है कि कोर्ट से मुतालिक और रोज़मर्रा मामलात से मुतालिक जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। आर्टिकल 191 स्टेट्स दैट, आई पोस्ट इट हियर। लेकिन अब ये जिस तरीके से इसमें तरमीम की गई, आपके इल्म में है कि ये जो पार्लियामेंट थी, ये जो असेंबली थी, किस तरह से लूली लंगड़ी थी। भले वो खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से किया हो, ना किया हो कि वो असेंबली में मौजूद नहीं रहे, इनको मौका मिला और उसके बाद उन्होंने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। बज़ाहिर नाम तो पार्लियामेंट का है लेकिन आपके इल्म में है कि वो कौमी असेंबली किस तरह की असेंबली थी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मामला है एक सुप्रीम कोर्ट जैसे मुक़द्दम इदारे का, यानी कि जो ज़ाहिर है कि कानून और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले देते हैं, तो वहाँ पर क्या एक सिंपल एक्ट के ज़रिए ये तरमीम हो जानी चाहिए थी
ये मेरा बेसिकली सवाल है, क्योंकि जब आप ऐसी कोई बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के काम में मुदाखलत की बात करते हैं, तो वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर मामला सिर्फ एक कानून बना देने से सेटल नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर मामला होना चाहिए आइन में तरमीम के ज़रिए। यानी कि आप आर्टिकल 191 में तरमीम करते हैं या कोई नई तरमीम लेके आते हैं और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी इस तरीके से ये हमने करना है। उसमें फिर ये होता है कि ये काम भी इतना आसान ना होता और इसके बारे में बारहा ना सोचा जाता, बार-बार ना सोचा जाता। अब ये है कि आबिद ज़ुबैरी साहब के उस दिन मैं दलाइल सुन रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? आज आपने एक उनको कानून बनाने दिया, कल को वो फिर आके कोई कानून बना देंगे। आज ये चीज़ सही है तो फिर कल गलत कैसे होगी? तो आप एक बुनियाद फराहम कर रहे हैं, आप एक अपने पर उतरने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कोई चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर फ़ाइज़ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हर वक़्त ये ख़तरा लगा हो कि जी 2 जज मिल गए तो उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया, तो 3 जज मिल गए तो उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले होते हैं ना, ये एक नज़ीर बनते हैं। ये दूसरी कोर्ट्स पर इनके फ़ैसले बाइंडिंग होते हैं। तो दे हैव सम पावर इन देम वेरी, और साथ ही पावर के साथ-साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी है जो आता है। तो यहाँ पर इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये अब काम जो है वो हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए जिनको सुप्रीम कोर्ट का काम पसंद ना आए या मर्ज़ी समझ ना आए, तो वो उसमें इन्फिल्ट्रेट करके फिर काफ़ी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करवा सकती है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, बिकॉज़ अदलिया का काम है ही एक चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारे का है कि जहाँ पर हुकूमत अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो या कहीं पर इंसाफ ना होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने एतबार से फैसले करे। तो यहाँ पर ये जो फैसला है बेसिकली, ये मेरी नज़र में उस लिहाज से थोड़ा-सा इसके ऊपर देखा जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है कि एक मुक़द्दस इदारा है, और मुक़द्दस इदारा, मुझे आई एम श्योर कि जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा बीइंग एन अपराइट पर्सन, वो अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए भी काम करेंगे और इसके साथ-साथ जो उसका इमेज एक अरसे से बर्बाद होता रहा है, तो उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि इसमें ज़्यादा जज़्बाती ना ही हों तो बेहतर है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।